बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी चैप्टर नंबर 6 सॉलिड्स। चैप्टर 6 क्विक रिव्यू करेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमने इसको तेजी से लेके चलना है। तो सबसे पहले KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड के बारे में क्या एक्सप्लेन करती है, यानी सॉलिड की कौन सी सॉलिड चीजें बताती है। पहला जो पॉइंट KMT बताती है वो बताती है जी अट्रैक्टिव फोर्सेस। दूसरा पॉइंट जो ये एक्सप्लेन करती है वो है रिजिडिटी। तीसरा पॉइंट जो ये एक्सप्लेन करती है वो है हाई डेंसिटी। ये बातें कई सारी आपको क्लियर होंगी। एक और पॉइंट वो एक्सप्लेन करती है कोलिजन ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स या मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स। तो एक और पांचवा पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, और तीसरा है ज्योमेट्रिक शेप। ओके बेटा, KMT क्या है? KMT एक थ्योरी है जिसका नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये एक्चुअली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की खूबियों को एक्सप्लेन करती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की खूबियों को KMT एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो हारून आवाज आ रही है बेटा? हारून? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हम चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया है बच्चे, तो सब ठीक है बच्चे सर। चैप्टर 4 को रिवाइज कर लें, तो उसके बाद उसके एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। चैप्टर 6 को हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर 6 का नाम सॉलिड है। इसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक है, जो कि एक्चुअली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को। KMT के मुताबिक अट्रैक्टिव फोर्सेस सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती हैं या कम होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं। ज्यादा होती हैं सर। सबसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड में होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए रिजिडिटी। सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा रिजिड कौन सी चीज होती है? तो वो ऑब्वियसली हाई होती है। रिजिडिटी इनमें हाई होती है, डेंसिटी इनकी हाई होती है। अमंग ये हम बात कर रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में। अब ये हाई डेंसिटी क्यों होती है? कोई आप रीजन बता सकते हैं? बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, क्लोज पैकिंग होती है, आपस में जुड़े होते हैं। तो ये कोलिजन इनमें कोई खास मोशन नहीं होती, तो कोई कोलिजन नहीं होती, नो कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी लो ना होने के बराबर, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही मोशन होती है। और कौन सी मोशन होती है सॉलिड में? वाइब्रेशन। वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन। और ज्योमेट्रिक शेप इनकी क्या होती हैं जी बेटा? डेफिनिट। सॉलिड्स की डेफिनिट शेप्स होती हैं। ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जो कि KMT ने एक्सप्लेन की हैं। कोई डाउट इसमें आप तीनों को? नहीं है? मरियम आमना? नो सर। ओके, नो सर। ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसमें जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है बेटा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये सॉलिड में डिफ्यूजन की एबिलिटी क्या होती है जी? पुअर होती है। क्यों? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, मूवमेंट वाली एनर्जी कम है, जिसने इसको हेल्प करनी है। दूसरा फैक्टर है जी कंप्रेशन। अगर ये बुक आपके पास है तो अगर आपने मार्क नहीं किया हुआ तो इसमें एक चीज मार्क कर लीजिएगा। वैसे तो इसमें सॉलिड कंप्रेस नहीं हो सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि एक बहुत बड़ी चीज हो, आप उसे कंप्रेस करके डेफिनिट सॉलिड को आप कर लें। अब ये नहीं कहना कि रसगुल्ला जो होता है हम उसे कंप्रेस करके तो ऐसे छोटा कर सकते हैं। ठीक है,
डेफिनेट सॉलिड की बात हो रही होती है, ठीक है। इसमें एक टर्म लिखी हुई है कंप्रेसिबिलिटी। अगर आपको कंप्रेशन में नजर आएगी, उसका सिंबल लिखा हुआ है बीटा, ये आपको नजर आई? ये डेफिनेशन अगर आ जाए ना, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी या बीटा, इसकी डेफिनेशन है डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज। यानी कि जब 1 atm प्रेशर डाला जाए ना किसी भी सॉलिड पे, तो उनके वॉल्यूम में जो स्लाइटली सा डिक्रीज आता है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी या बीटा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंशन है, तीसरा जो है ना इसमें पॉइंट, वो एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का उर्दू में मतलब होता है फैलना, फैलाव। तो सॉलिड फैलते कब हैं? जब इनको हीट किया जाता है। सॉलिड्स को जैसे ना मक्खन होता है, बटर होता है, आप तवे पे रखते हो, उसे गर्म करते हो, वो फैलता है, ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का सिंबल है अल्फा। ये आप इसमें भी कर लो कि कितना वो फैलता है हीट देने से, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने से वो सॉलिड कितना एक्सपेंड होता है, कितना फैलता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जिसका सिंबल है अल्फा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने से वो सॉलिड कितना एक्सपेंड होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ठीक होगी बात? ओके, नेक्स्ट है बेटा मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 140, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कोई ना ट्रांसलेशनल मोशन है सॉलिड में, ना रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक ही मोशन है जो आपने पहले भी बताई है, ओनली वाइब्रेशनल मोशन। ये वाइब्रेट करते हैं तो इसमें सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, जो कि बहुत ही पुअर या स्लो मोशन होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में क्या होती हैं? ये तो आपस में जुड़े हुए होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये इसमें क्या होती हैं बच्चे? स्ट्रांग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनमें क्या होती है जी? सिर्फ एक ही किस्म की काइनेटिक एनर्जी है, और वो कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी है? वाइब्रेशनल। और वो थोड़ी सी अमाउंट में होती है, इतनी हाई अमाउंट नहीं होती काइनेटिक एनर्जी की। ठीक होगी बात? डन है बच्चों? कोई डाउट इस 6 पॉइंट्स में किसी को तो वो बताएं। हुरैरा आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। तो बेटा टाइम पे ज्वाइन किया करें ना। अब ये वापस आप सुन सर क्या हुआ था? चलो ये सुन लीजिएगा, अपलोड हो जाएगा तो। ओके जी, सही है। आगे देखें बेटा, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड, दो किस्म के सॉलिड्स हैं, एक को कहते हैं एमॉर्फस और दूसरे को कहते हैं बच्चों क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनकी नो डेफिनेट शेप, जिनकी शेप्स बदलती रहे। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, प्लास्टिक की कई शक्लें होती हैं, जैसे कुर्सी भी बन जाती है, पाइप्स भी बन जाते हैं, दिस एंड दैट, ग्लास, रबड़। इनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स ज्योमेट्री होती है, फिक्स अरेंजमेंट होती है, बॉन्ड एंगल होता है। फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल। NaCl सर क्या पढ़ रहे हैं? बेटा चैप्टर 6 सॉलिड, पेज नंबर 148। सही है सर। ओके, NaCl क्रिस्टल की शेप कैसी होती है? आपको याद होगा तो आप बता दें जी बच्चों। सर क्यूबिक। हर क्यूबिक नहीं, सिर्फ क्यूबिक होती है। गुड, शाबाश। तो ये एक डिफरेंस था सॉलिड्स के दरमियान, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप्स नहीं होती और ये डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट होते रहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिक्स शेप्स होती हैं, फिक्स अरेंजमेंट होती है, फिक्स बॉन्ड एंगल होता है, एंड दिस एंड दैट। आगे एक डिफरेंस है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन के दरमियान दिया हुआ है। एमॉर्फस
और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइंस होते हैं उनकी हमने पढ़ा है डेफिनेट शेप, डेफिनेट अरेंजमेंट। ये खास बात है, डेफिनेट शेप होगी। अब हम एक के लिखते जाते हैं। डेफिनेट शेप, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये पॉइंट नंबर 2 है इसका। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, उसमें इरेगुलर अरेंजमेंट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इसमें खास खूबी होगा। ठीक है, इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच होते हैं इनके क्रिस्टल्स के साथ, जो कि एमॉर्फस में नहीं होते। सर जी बेटा। सर शार्प मतलब फिक्स होता है? शार्प मतलब फिक्स। ठीक है, सही है सर। अच्छा, इनके सर कलर, शार्प का मतलब तेज नहीं होता, तेज मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा यहाँ पे ना उन्होंने फिक्स के लिए बोला है कि डेफिनेट के लिए। सही है, अच्छा, सही होगा। डिफरेंट कलर्स ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये आपको ये पॉइंट अजीब सा लगेगा, ये आपके पेज नंबर 149 का पॉइंट नंबर 5 है, जो उसमें पहली लाइन है। ये जरा आप चेक करें बुक में ना, कलर ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CuSO4.5H2O इज ब्लू, और जब इसमें से 5H2O निकल जाता है तो इसका कलर ब्लू से हट जाता है। तो मैंने लिखा है जी हाइड्रेटेड सॉल्ट, जिस सॉल्ट के साथ पानी मौजूद होता है ना, उसका कलर डिफरेंट होता है, बाकियों का डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी एमॉर्फस में नहीं होती, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते एमॉर्फस के, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच नहीं होते, इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, नो डेफिनेट शेप होती है। सही है, ये इनके अपोजिट पॉइंट्स हैं। जी बच्चे, एक लास्ट पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड। जो सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड सॉफ्ट हो जाते हैं हीट करने पे। जिस तरह अगर आपको याद होगा, अगर आप प्लास्टिक को हीट करो तो ऊपर से मेल्ट होने लग जाता है, लेकिन नमक जो है ना वो नरम नहीं होगा, वो लिक्विड बन जाएगा पर नरम नहीं होगा। ठीक है, सॉफ्ट नहीं होता, ये उसकी खूबी होती है। जी बच्चे, कोई पॉइंट इसमें जो रिवाइज होने वाला है तो बता दें। नहीं है, नेक्स्ट चलें बच्चों। सर जी बेटा। सर सॉफ्ट होके तो फिर वो लिक्विड ही बनेगा ना बाद में? नहीं, ये देखो ना, अब मैं एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल ले लो, आप ले लो रबड़, ले लो ना, रबड़ को थोड़ी जी, सी अब गर्मी में रखो तो ऊपर से चिपकने लग जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अच्छा, ये सॉफ्ट होने लग गया हीट होने पे, पिघलना अलग बात है, लिक्विड नहीं बना। जो सही है, होगा ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो पक्का होगा, पठान होगा, यानी एक किस्म का कि मर तो जाएगा लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेगा। सही है, सही है। ठीक है, आगे चलें प्रॉपर। आगे कोई और किसी को कोई डाउट बच्चों? कोई नहीं है। सर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला पॉइंट दोबारा बता दें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये होता है जैसे CuSO4.5H2, ये ना कई दफा ऐसे होता है कि इनके साथ जब पानी अटैच होता है ना तो इसका कलर कुछ और होता है। ये अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 5H2O है और बाकियों का कलर और होता है। ठीक है, ये वाटर सही है ऑफ, सर। ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती हैं ये खूबियां। जो एमॉर्फस सॉलिड है उनमें तो .5H2O या .2H2O आता भी नहीं है। सही हो गई बात? सही है सर। ओके बच्चे, चलें जी नेक्स्ट, या फिर कोई डाउट है किसी को, बताएं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली है बेटा ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप, आपने ज्योमेट्री में ना जो मेन चीज पढ़ी थी ना, ज्योमेट्री के टॉपिक में अगर पढ़ी थी तो उसमें एंगल्स होते हैं खास तौर पे। तो ज्योमेट्रिक शेप ऐसी शेप्स होती हैं जिनमें स्पेसिफिक जो है ना पोजीशंस होती हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, एंगल्स होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जैसे NaCl की एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है
NaCl की क्यूबिक शेप है, NaCl की क्यूबिक शेप है, क्यूब लाइक। तो ये एक ज्योमेट्रिक, इसी तरह आपने कोई और भी ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ी हुई हैं, जैसे ट्राइगोनल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप्स हैं, रोम्बिक हैं, मतलब पिरामिडल्स हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है वो भी हम पढ़ चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प होता है, या आप इसका दूसरा सिनोनिम यहाँ पे लिख सकते हो, फिक्स होता है। इसमें एग्जांपल ले लो तो NaCl एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट कमोबेश 800 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये फिक्स होता है इफ दे आर प्योर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है बच्चों इसमें क्लीवेज प्लेन्स। क्लीवेज प्लेन्स क्या होते हैं? क्लीवेज प्लेन्स ये होते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है। अब आप इनको जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये स्मॉल क्रिस्टल्स में या स्मॉल साइजेस या शेप्स में चले जाएं उसके ओरिजिनल वन के। जैसे ये एक बड़ा सा, एक मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब ये क्यूबिक है, अगर मैं इसको इस तरह ब्रेक करूं कि ये छोटे छोटे क्यूब्स बन जाए किसी, अब ये इसका मतलब है यूं बन जाए, इसे बोलते हैं क्लीवेज प्लेन। कि किस एंगल से, अब वो एंगल यहाँ से भी हो सकता है बच्चों कि यूं काटने से ये इस तरह का दो बन जाता है, या वर्टिकल काटने से, या इस तरह काटने से, ये होते हैं क्लीवेज प्लेन्स। तो क्लीवेज प्लेन्स का इंट्रोडक्शन आप उसकी पॉइंट्स में देखें तो सेकंड लाइन में इसने लिखा हुआ है कि व्हेन सम एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड इट चेंजेस इनटू स्मॉल क्रिस्टल ऑफ सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ ओरिजिनल वन। कि ओरिजिनल वाले की तरह की शेप्स और साइज उस तरह वाले के ले लेते हैं। ठीक है। यानी पहले वो बड़ा क्रिस्टल हो गया था, लेकिन जब वो टूटा तो ओरिजिनल पोजीशन में सेम शेप में चला जाए, फिर तो वो उसमें क्लीवेज प्लेन है, वरना नहीं है। इसमें एक एग्जांपल ले लें, एक याद कर लें एग्जांपल। इसमें उसने एग्जांपल दी है कि जो मीका है, MiCa, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसको जब पैरेलल काटा जाता है ना, यूं पैरेलल, तो फिर ये मतलब सेम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। या आप ले लें NaNO3, ठीक है, ये भी पैरेलल टू द सरफेस काटा जाता है। पैरेलल ये होगी और वर्टिकल ये होगी। ठीक है। कोई कंफ्यूजन क्लीवेज प्लेन्स में? जी मरियम, आमना, नो सर। क्या समझ आई क्लीवेज प्लेन्स क्या होते हैं? कि आप किसी साइड से पैरेलल या वर्टिकल उसको काटें तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाए? ओरिजिनल शेप्स में चला जाए। ओरिजिनल शेप्स में चला जाए तो उसको बोलेंगे उसके अंदर क्लीवेज प्लेन मौजूद है। क्लियर हुई बात? किसी को डाउट है अभी भी हुरैरा? सर ये सारे क्रिस्टलाइन सर। सॉलिड्स की नहीं, प्रॉपर्टी है? सब में नहीं होती। अगर ये सब में होती ठीक तो है, हम इसकी प्रॉपर्टी ये बनती भी ना। सही है। जिसमें होती है, जिसमें होगी, इसलिए तो एग्जांपल्स दी हुई है, वरना लिखा होता ऑल। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4 बच्चों, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्रिस्टल, ये इसकी सेकंड पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन है, द शेप इन विच इट ग्रो। एक क्रिस्टल कौन सी शक्ल में ग्रो करता है वो उसकी हैबिट होती है। जिस तरह मतलब हमारी आदतें होती हैं ना, तो क्रिस्टल की खास चीज उसकी शक्ल होती है। अगर क्रिस्टल क्यूबिक फॉर्म में है तो क्यूबिक उसकी क्या होगी? हैबिट। अगर क्रिस्टल ट्राइगोनल फॉर्म में है तो ट्राइगोनल उसकी हैबिट होगी। अगर क्रिस्टल टेट्राहेड्रल फॉर्म में है तो वो उसकी हैबिट होगी। अब सोडियम क्लोराइड की हैबिट क्या है? NaCl की हैबिट क्या है? बताएं जरा। क्यूबिक। क्यूबिक शेप। इसी तरह कोई और आपको अगर याद हो तो, किसी और की शेप याद है आपको? किसी और क्रिस्टल की कोई शेप? सल्फर की याद होगी, मोनोक्लिनिक और रोम्बिक।
ठीक है। अच्छा, अब एक और इससे मिलता जुलता, इसी के साथ पढ़ेंगे हम, बिल्कुल साथ पढ़ेंगे, क्रिस्टल ग्रोथ। ये देखें, इन दोनों में अक्सर डिफरेंस आता होता है। ये डिफरेंस क्या क्वेश्चन है, डिफरेंस पूछा जाता है। क्रिस्टल ग्रोथ क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ कैसे होती है? क्रिस्टल ग्रोथ जो होती है ना, वो डिफरेंट, उसमें डिफरेंट फॉर्म में होती है, डिफरेंट कंडीशंस में उसकी जो ग्रोथ है ना। अब अगर आप इसमें देखें तो जब आप उसको स्लोली हीट करते हैं तो लार्ज साइज क्रिस्टल्स बनते हैं, स्लो में ना लार्ज साइज क्रिस्टल्स बनते हैं, और फास्ट कूलिंग करेंगे ना, फास्ट, तो स्मॉल साइज बन जाते हैं। अगर आप ये पेज नंबर 150 पे आए तो उसमें भी देखें, क्रिस्टल विद डेवलपमेंट टू, ये उसने लिखा है जी बिल्कुल आखिरी लाइन, क्रिस्टल ग्रोथ पैराग्राफ की लास्ट लाइन, द साइज ऑफ अ क्रिस्टल इज कंट्रोल्ड बाय इट्स रेट ऑफ ग्रोथ, अ स्लो ग्रोइंग क्रिस्टल हैज लार्ज साइज, जो स्लो ग्रो करेगा उसका लार्ज साइज। अब हैबिट ऑफ क्रिस्टल और क्रिस्टल ग्रोथ, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल ये है कि एक क्रिस्टल की शक्ल कौन सी होती है, वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है जी, वो उसकी मतलब क्यूबिक है या राउंड है या व्हाटएवर, वो उसकी हैबिट कहलाएगी। क्रिस्टल ग्रोथ क्या है कि क्रिस्टल की ग्रोथ, स्मॉल साइज क्रिस्टल्स बने हैं, लार्ज साइज बने हैं। लार्ज साइज कब बनेंगे, जब आप उसे स्लो कूल करेंगे, स्लो कूलिंग देंगे। अगर आप उसको फास्ट कूलिंग देंगे ना, तो वो क्या होगा, वो स्मॉल साइज क्रिस्टल बनाएगा। जी बच्चे, यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। कोई नहीं? ओके, नेक्स्ट है जी बच्चे एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी, एनआइसोट्रॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एनआइसोट्रॉपी ये होता है कि जैसे एक सब्सटेंस है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करे, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल ये ग्रेफाइट में मौजूद है ये प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी होती क्या है जी, एनआइसोट्रॉपी, एनआइसो, ये अगर आप देखें ना तो ये इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वगैरह वगैरह मौजूद हैं। तो ये डिफरेंट एंगल्स में या डिफरेंट साइड से डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर कोई शो करे ना, तो अब ग्रेफाइट में आप मार्क कर लें, एनआइसोट्रॉपी का जो पहला पैराग्राफ है ना बच्चों, उसकी लास्ट लाइन, सेकंड लाइन, ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर सो इट इज कंडक्टर। अगर ग्रेफाइट लेयर्स की फॉर्म में है तो वो कंडक्टर है, और वन डायरेक्शन में, और अगर पैरेलल टू द लेयर्स आ जाए तो वो इंसुलेटर होता है। कोई बस आपने इसको याद जरूर रखना है। आगे आता है जी, बल्कि बस करते हैं यहां तक ही, एनआइसोट्रॉपी तक। कोई क्वेश्चन है तो बताएं जी यहां तक। सर ये वाला दोबारा समझा दें, एक बार थोड़ा हाँ, समझ नहीं आई इसी तरह। एनआइसोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जो एक सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक वक्त में हो और दूसरी एंगल से ना हो, यानी एक तरफ से हो या दूसरी तरफ से ना हो। ग्रेफाइट में ये खूबी है कि ये कंडक्टर भी बन जाता है कभी कभी और कभी इंसुलेटर बन जाता है, तो उसकी ये खूबी होना एनआइसोट्रॉपी है। अब उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन उसने लिखा है कि जब ये लेयर्स की फॉर्म में होता है ना, तो इनको लेयर्स की फॉर्म में रखोगे ना, लेयर्स बना के, जिस तरह ब्रेड को नहीं रखते यूं करके, यूं 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 यूं, ये लेयर्स बन गई। अब ये कंडक्टर है, लेकिन अगर आप इसको यूं रख देंगे ना, वर्टिकल करंट गुजारने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये इंसुलेटर बन जाएगा। समझ सर आई इसको बात? घुमा के रख दें फिर। बेटा, जब लेयर्स बनी, दो ही ऑप्शन हैं, या वो यूं लेयर्स बनी रहेंगी तो करंट गुजरेगा, यूं कर दोगे तो करंट नहीं गुजरेगा, ये नहीं गुजर सकता, ब्लॉक हो जाएगा ना। अगर आप टॉप से यूं गुजारते हो ना, ये देखो, तो ये लेयर्स हो गई ना, फिर उस साइड से, भाई जिस डायरेक्शन से करंट गुजर रहा है उस डायरेक्शन में ग्रेफाइट लेयर्स की फॉर्म में हुआ तो करंट गुजरेगा। अगर वो वर्टिकल हुआ, पैरेलल टू द लेयर हो गया, मतलब वो नहीं गुजर रहा, लेयर्स नहीं है, तो वो फिर इंसुलेटर होगा बस।
इसमें और एग्जांपल्स भी हैं, मीका एक एग्जांपल है, वो भी है। सर मीका की क्या एग्जांपल है? सर खूबियां किस तरह की हो सकती है? मीका जैसे ये बिल्कुल कंडक्टर सेकंड है या पैराग्राफ की लास्ट इंसुलेटर है। लाइन में, मीका कैन बी कट पैरेलल टू द लेयर, कि आप उसे जब पैरेलल टू द लेयर्स में काटेंगे तो वो कट हो जाता है, लेकिन आप वर्टिकल उसमें काटेंगे वो कभी काटा भी नहीं जाता, उस साइड से वो स्ट्रांग होता है। बस ये भी एनाइसोट्रॉपी कहलाती है। ठीक है सर। ठीक है जी सर। जी। आमना बच्चे कोई क्वेश्चन? मरियम? कोई क्वेश्चन नहीं है? आमना, मरियम? नो सर। ओके, आपका हारून कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मेरा समझ आ गया। हुरैरा? नहीं सर। वाह जी वाह, लायक हो गए हैं।